फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आई एम श्वेता गुप्ता। आज जो हमारी एनटीपीसी की हम क्वेश्चन सीरीज लेके चल रहे थे जीएस की, आज उसका थर्ड वीडियो कंटिन्यू करेंगे। वही प्रीवियस ईयर का या 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है, जितने जीएस वाले क्वेश्चन है उसको लेके चल रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड करिए और उसमें देखिए सारा कंटेंट, क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम नज़दीक ही है तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखिए, कंटिन्यू रखिए, सिस्टमैटिकली रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट कीजिए, जिससे आपका रिवीजन हो सके और रिवीजन के टाइम आपको और नई चीज़ें सीखने मिले, याद करने मिले। जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे अनअकैडमी का तो हमारा कोड एफएल कोड है शिक्षा 10, इसको अप्लाई करने पे आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मिलेगा, तो ये ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और, क्योंकि रेलवे का पेपर, एनटीपीसी का पेपर आने वाला है तो अनअकैडमी की तरफ से एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी एक चैम्पियनशिप स्टार्ट हो रही है। उसमें क्या है, जितने भी टॉप एजुकेटर है वो आपको उनकी क्लासेस चलेंगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इसमें एनरोल करेंगे, एनरोलमेंट फ्री है, जब आप इसमें एनरोल करेंगे तो आपको बस करना क्या, आपको बस टेस्ट देने हैं, जो भी टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। उसमें एक एडवांटेज आपके लिए ये है कि जिसका भी हाईएस्ट स्कोर बनेगा टॉप 3 स्टूडेंट्स का, उनको अनअकैडमी की तरफ से फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा फॉर अ ईयर। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, जैसे कि स्टार्टिंग है इसकी 10 अक्टूबर से, लिखा है जैसे फ्री 1 ईयर आरआरबी सब्सक्रिप्शन फॉर टॉप 3 स्टूडेंट्स। जो भी टेस्ट सीरीज कंडक्ट होगी उसमें आप जब टेस्ट देते रहोगे तो जो भी टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको 1 ईयर का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। मैथ्स और रीजनिंग डेली की 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। फ्री टेस्ट टाइमिंग वगैरह दी हुई है आपको। दूसरा मैथ्स और यहाँ पे जीए की जो फैकल्टी है वो भी आपको साथ ही साथ फ्री टेस्ट लेगी। आपको बस टेस्ट देने हैं, जिससे आपका एडवांटेज है, टेस्ट दोगे आपको उससे भी आपको सीखने मिलेगा और साथ ही साथ अगर आपका स्कोर बेस्ट होता है टॉप 3 में तो आपको सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। ठीक, तो फ्री टेस्ट सीरीज 24 सितंबर से 15 अक्टूबर तक सारी जो भी टॉप फैकल्टी हैं वो कंडक्ट कराएंगे, तो आई होप आप इसमें पार्ट लेंगे, आपका ही फ़ायदा है दोनों तरफ से। दूसरी चीज़, जो भी टेस्ट एनरोलमेंट की जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसको देखिएगा ज़रूर। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जो हमारी क्वेश्चन सीरीज़ है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया है? वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया है पूछा है। ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, के.आर. नारायण, शंकर दयाल शर्मा या नीलम संजीव रेड्डी। सारे प्रेसिडेंट्स के नाम है, तो कौन ऐसे प्रेसिडेंट रहे जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, तो कौन से हो गए? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। अच्छा, प्रणब मुखर्जी जी कौन से क्रम के राष्ट्रपति रहे हमारे? तो 13th क्रम के रहे। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, पीसीएस के 2019 के शायद पेपर में, प्री के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। प्रणब मुखर्जी से वही क्वेश्चन पूछा था कि प्रणब मुखर्जी 13th जो भी हमारे राष्ट्रपति रहे, उनके पहले कौन राष्ट्रपति थे? तो ये एक क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट राष्ट्रपति से, तो ये ध्यान रखिएगा, क्रम पूछ लेते हैं या ऑप्शन दिए होंगे और क्रम दिए होगा, प्रेसिडेंट पूछ लेगा, ऐसे सारे क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रणब मुखर्जी कौन से क्रम के थे? 13th। अच्छा, दूसरी चीज़, जो नीलम संजीव रेड्डी थे हमारे, ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, तो ये क्या होगा, एकमात्र क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति रहे जो एकमात्र निर्विरोध चुने गए थे, तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, और जो ये तो शंकर दयाल शर्मा, ये सर्वाधिक उम्र में चुने गए राष्ट्रपति थे। ठीक, तो शंकर दयाल शर्मा थे, ये सर्वाधिक उम्र में चुने गए राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे,
और वित्त मंत्री कौन थे? प्रणब मुखर्जी, और इनका क्रम क्या था? 13th। ठीक है, एक क्वेश्चन से हमने 3-4 क्वेश्चन और क्रॉस क्वेश्चन कवर कर लिया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है पाली, उर्दू, हिंदी या संस्कृत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत। अच्छा, अब वंदे मातरम की बात हुई है तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वंदे मातरम जो है ये 1870 के दशक में किन किन भाषाओं में? संस्कृत और बंगाली भाषा में किनके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक, वंदे मातरम किस भाषा 1870 के दशक में किन भाषाओं में? संस्कृत और बंगाली भाषा में किनके द्वारा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। दूसरी चीज यही 1870 में तो लिखा गया था, और दूसरी चीज 1882 में वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जो बुक थी आनंद मठ, उसमें प्रकाशित किया गया था। ठीक, 1870 के दशक में लिखा गया, किस भाषा में? संस्कृत और बंगाली। किनके द्वारा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। दूसरी चीज कब? 1882 में, 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बुक थी आनंद मठ, उसमें प्रकाशित किया गया था। ठीक, ये हो गया हमारा वंदे मातरम से जितने क्वेश्चन और बन सकते थे वो हमने कवर किए। ठीक, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इसरो की वाणिज्यिक और विपणन शाखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है। इसरो की वाणिज्यिक और विपणन शाखा है, जो विप्रो की शाखाएं हैं उसका क्या नाम है पूछा है। ऑप्शन है अंतरिक्ष निगम लिमिटेड, इसरो उपग्रह निगम, इसरो विपणन निगम लिमिटेड, या फिर अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, अंतरिक्ष निगम लिमिटेड। ठीक है, इस शाखा का कार्य क्या होता है? इसरो के सेवाओं या प्रौद्योगिकी से रिलेटेड चीज़ों को असेंबल करना या उनसे रिलेटेड चीज़ें देखना। अब बच्चा एक टर्म आया है हमारे पास इसरो, तो इसका थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं, स्थापना कब हुई और आगे चीज़ें। हमारे पास है जैसे इसरो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 1969 में। फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे विक्रम साराभाई। ठीक, दूसरी चीज मुख्यालय पूछता है। मुख्यालय कहाँ है? बैंगलोर या बेंगलुरु, कर्नाटका। ठीक, क्या क्या हमने पढ़ लिया इसरो के बारे में? फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई? 1969। फाउंडर कौन है? विक्रम साराभाई।
हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर या बेंगलुरु, कर्नाटका। ठीक है, तो ये क्योंकि क्वेश्चन था इसरो के बारे में कि इसरो की वाणिज्यिक और विपणन शाखा है, तो आंसर था एंटेक्स निगम लिमिटेड। क्योंकि इसरो का टर्म आया था तो हमने उसके बारे में भी समझ लिया, क्योंकि डायरेक्ट वन डे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, स्थापना पूछ लिया या फाउंडर पूछ लिया या मोस्टली हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं, तो हमने वो कवर कर लिया। ठीक, दूसरी एक चीज़ होता है इसरो का, एक तो इसरो हमारा ये है ISRO, एक होता है ESRO। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, एक होता है ESRO जो होता है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। ठीक, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये ISRO है जो इंडियन स्पेस, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, और ये ESRO है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। निम्न में से वस्तु एवं सेवा कर यानी GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन है, यह विलासिता कर की जगह लेगा, यह एक प्रत्यक्ष कर है, यह कई प्रकार के करों को एक उत्पाद या सेवा पर प्रतिस्थापित करेगा, या फिर यह एक अप्रत्यक्ष कर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? GST जो नहीं है, पूछा है कि आंसर क्या है? नहीं, क्या हो जाएगा? यह प्रत्यक्ष कर है, क्योंकि GST एक अप्रत्यक्ष कर है यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक, तो GST आया है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लें। यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, ये कब? 1 जुलाई 2017 को अस्तित्व में आया। GST में क्या था? GST केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा जो और कई अन्य कर थे उनके बदले में ही एकल कर था। ठीक, तो कई सारे करों को, टैक्स को खत्म करके GST लाया गया था उनकी जगह, तो ये एक एकल कर है कई और अन्य करों के बदले। ठीक, तो GST क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है कि GST का कंसेप्ट हमने किस देश से लिया है? तो GST का कंसेप्ट हमने कनाडा से लिया है। ठीक, कनाडा के देश से लिया है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि किस देश ने सबसे पहले GST लागू किया था? देश की बात करें, फिर अपने देश भारत में राज्य की बात करेंगे, तो किस फर्स्ट कंट्री कौन थी जहाँ पे सबसे पहले लागू हुआ था, जिसने लागू किया था? वो थी फ्रांस। ठीक, दूसरा, भारत में कौन सा पहला स्टेट था जिसने GST लागू किया था? तो वो था असम। ठीक, काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो फुल फॉर्म हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब हुआ, कब से लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 से कई अन्य करों को समाप्त करके उसके बदले में एक एकल कर है। दूसरा ये कि ये एक अप्रत्यक्ष कर है। यानी इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, और एक क्वेश्चन आता है, हाँ, क्वेश्चन पूछता है कि ब्रांड एम्बेसडर, GST के ब्रांड एम्बेसडर कौन है?
तो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। ठीक। और जीएसटी में अध्यक्ष कौन होते हैं? हमेशा वित्त मंत्री बनते हैं। ठीक, तो हमने कितने क्वेश्चन कवर कर दिए जीएसटी से? पहला तो फुल फॉर्म कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, दूसरा कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से। तीसरा कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है? तो कनाडा से लिया है। ठीक, पहली कौन सी कंट्री ऐसा देश था जिसने जीएसटी को लागू किया? तो फ्रांस। पहला ऐसा कौन सा राज्य था जिसने जीएसटी लागू किया हमारे देश भारत में? तो वो था असम। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स है और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। ठीक, और इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। ठीक, तो जो क्वेश्चन था हमारा कि क्या नहीं है, तो ये प्रत्यक्ष कर नहीं है, जैसा मैंने बताया आपको कि अप्रत्यक्ष कर है, और उसके बदले हम लोगों ने इससे काफ़ी चीज़ें कवर कर ली है जीएसटी के बारे में। ठीक, ये सारी चीज़ें फुल फॉर्म, ये कंसेप्ट किसमें पहला लागू किया, सारी चीज़ें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक विद्युत का अच्छा चालक है। ऑप्शन है हमारे पास अभ्रक, बैकेलाइट, ग्रेफाइट या शुष्क हवा। तो अच्छा चालक बोला है विद्युत का, तो कौन हो जाएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट एक इलेक्ट्रो केमिकल कोशिकाओं और जो पेंसिल की लीड होती है हमारी जो पेंसिल की जो लीड होती है सबसे आगे, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो वही बोला है कि विद्युत का अच्छा चालक कौन है? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का यूज़ वही पेंसिल की लीड के कोड बनाने में या इलेक्ट्रो केमिकल कोशिकाओं बनाने में इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक, तो अभी हमने 5th क्वेश्चन देखा, तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पे, जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस किले को ट्रॉय ऑफ द ईस्ट, ट्रॉय ऑफ द ईस्ट यानी पूरब का ट्रॉय कहा जाता है? ऑप्शन है गोलकुंडा का किला, जिंजी का किला, आगरा का किला या फिर अजमेर का किला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिंजी का किला। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जिंजी या फिर इसको कहते हैं या सेंजी का किला। ठीक, ये कहाँ पे? जिंजी या सेंजी का किला कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में दुर्ग है। ये एक ऐसा निर्मित दुर्ग है कि इसको छत्रपति शिवाजी ने कहा था कि ये भारत का सबसे अभेद्य दुर्ग है। ठीक, मतलब ये ऐसा इस तरह से निर्मित है कि इसको छत्रपति शिवाजी ने कहा था कि ये भारत का सबसे अभेद्य दुर्ग है, और ब्रिटिशर्स ने इसको क्या कहा था? ट्रॉय ऑफ द ईस्ट, मतलब पूरब का ट्रॉय। ठीक, पूरब का ट्रॉय। तो आंसर क्या हो जाएगा? जिंजी का किला। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम या फिर एक कंपाइलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रोग्रामिंग भाषा, मतलब अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में कार्य करती थी? होम रूल लीग की बात की है कि 1915-16 में होम रूल लीग किसकी सहायक इकाई के रूप में कार्य करती थी? ऑप्शन है मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अतिवादी या फिर ब्रिटिश राज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अच्छा, होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? 1916 में। किसके द्वारा? एनी बेसेंट द्वारा। ठीक, और कौन था? एनी बेसेंट। फिर बाद में उसके बाद किसने? तिलक जी ने भी बाद में इसने पार्ट लिया था। तो कौन क्या हो गया इसका आंसर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। स्थापना हुई थी 1916 में। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है?
यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो बीमारियों के उपचार की बात की गई है, तो किसमें दिया है, किसमें दिया है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अथर्ववेद। ठीक, अब और वेद है तो इनको देख लेते हैं। जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद में क्या बोला गया है, यजुर्वेद में यज्ञ की प्रक्रिया के लिए गद्य तथा पद्य मंत्र दिए गए हैं। ठीक, यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ की प्रक्रिया के लिए गद्य तथा पद्य मंत्र। ऋग्वेद क्या, सबसे प्राचीन वेद है ये। ठीक, सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और हमारे हिंदू धर्म का सबसे हिंदू धर्म ग्रंथ है। और ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, 10। और सूक्त कितने हैं, सूक्तों की संख्या 1028। ठीक, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, हमारे हिंदू धर्म सबसे प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ है। और इसमें मंडलों की संख्या 10 और सूक्तों की संख्या कितनी, 1028। जो सामवेद है, सामवेद में साम का अर्थ क्या होता है, साम का अर्थ मतलब गान। ठीक, सामवेद में साम का अर्थ मतलब गान। तो जो हमारा भारतीय संगीत का जो मूल है वो इसी वेद को माना जाता है। ठीक, भारतीय संगीत का मूल मूल किसको, सामवेद को माना जाता है। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी चीजें, हमने बाकी वेद भी देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हबल का नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन है ऊष्मा, ध्वनि, खगोलिकी या हवा के दबाव। हबल का नियम किससे संबंधित है, खगोलिकी से। एल्फ्रेड पावेल हबल, एल्फ्रेड पावेल हबल एक अमेरिकी खगोल शास्त्री थे जिन्होंने हमारी आकाशगंगा के साथ साथ अन्य और आकाशगंगाओं की खोज की थी। ठीक, और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो निरंतर बढ़ती हुई गति से फैल रहा है। किसने बताया, हबल ने। तो हबल ने का नियम कैसे संबंधित है, खगोलिकी से। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF का पूरा नाम है, फुल फॉर्म पूछा है, WWF का पूरा नाम है। ऑप्शन है वेब वर्ल्ड फेडरेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या फिर वर्ल्ड वेब फेडरेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक, अब WWF का तो उसका स्थापना देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में। स्थापना कब हुई थी, 1961 में। कार्य क्या, किस लिए इसको, तो वनों के संरक्षण के लिए। ठीक, वनों के संरक्षण आदि के लिए। स्थापना कब हुई, 1961 में। किसके लिए, वनों के संरक्षण आदि से रिलेटेड। और मुख्यालय इसका कहाँ पे है,
यानी हेडक्वार्टर। वार्ड स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड भी दे देता है कभी कभी, ग्लैंड वार्ड स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो हमें वार्ड पढ़े तो क्या होगा, WWF का पूरा नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, स्थापना कब 1961 में, कार्य मतलब किस उद्देश्य से, तो वनों के संरक्षण हेतु आदि के लिए, और हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे, वार्ड स्विट्जरलैंड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए, राज्यपाल के लिए बोला कि नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष है, राज्यपाल गवर्नर की बात करिए। ऑप्शन है 40, 50, 30 या 35। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 35 वर्ष, ठीक है। राज्यपाल की बोलिए, राज्यपाल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कितनी है, 35 वर्ष, ठीक। आगे चलते हैं, लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है, ऑप्शन है सत्तारूढ़ दल या गठबंधन का कोई भी नामित सदस्य, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री, विपक्ष के नेता या भारत के राष्ट्रपति। सदन के नेता का बोला है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड ऑप्शन, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा जो भी नामित अन्य मंत्री हैं वो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की एक अग्रणी महिला इंदिरा नूई, काफी फेमस लेडी है ये, इंदिरा नूई किससे संबंधित है, IBM, पेप्सिको, कोका कोला या माइक्रोसॉफ्ट। तो ये किससे संबंधित है, पेप्सिको से संबंधित है, ठीक। जो नूई है 100 महिलाओं की लिस्ट में ये निरंतर लगातार फेमस जो प्रसिद्ध महिला हैं उनकी लिस्ट में निरंतर अभी तक बनी हुई है, ठीक। इंदिरा नूई किससे रिलेटेड है, पेप्सिको कंपनी से। आगे चलते हैं, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श करती है, तो स्पर्श नहीं करती है, सॉरी नहीं बोला है। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हिमाचल प्रदेश। इससे रिलेटेड कुछ इसकी थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी, क्या है हरियाणा, सॉरी मैंने आंसर इसका आंसर इसका क्या हो जाएगा, हरियाणा, ठीक। इसका थोड़ी थ्योरी देखते हैं क्या, हरियाणा भारत का एक स्थलबद्ध राज्य है जो किसी भी पड़ोसी देश के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है, और यह पूर्व में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में बंगाल, उत्तर में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में राजस्थान से घिरा हुआ है। क्या, पूर्व में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में बंगाल, उत्तर में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में राजस्थान से घिरा हुआ है। हरियाणा जो राज्य 3 तरफ से राष्ट्रीय राजधानी शहर कौन कौन शहर नई दिल्ली को घेरे हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऐसा भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती, तो आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, इसका ऑप्शन है तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। तो बृहदीश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु के तंजौर में, बृहदेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु के तंजौर में स्थित शिव को समर्पित, कौन से भगवान कौन किसे, शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। ठीक, तो जो बृहदेश्वर मंदिर है वो तमिलनाडु के तंजौर में शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। और इसके निर्माता कौन है, किसने बनाया था इसको, ये राजा राज चोल प्रथम द्वारा।
इसका निर्माण किया गया था। ठीक, तो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। उसके निर्माता कौन है, किसने निर्माण करवाया था इसका, राजा राजचोल प्रथम ने। ठीक, तो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक झील है? ऑप्शन क्या है हमारे पास, बेमनाट, सांभर, चिल्का या वुलर। तो आंसर क्या हो जाए इसका वुलर झील। तो जो वुलर झील है वो जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा में स्थित है। एक झील है, जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा में स्थित एक झील है। और इस झील को, वुलर झील को झेलम नदी द्वारा जल प्राप्त होता है। ठीक, वुलर झील जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा में स्थित एक झील है और वुलर झील को किस नदी द्वारा, झेलम नदी द्वारा जल प्राप्त होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, टीचर्स के पेपर में भी आया है और इससे रिलेटेड फीमेल पूछा था। अभी यूपी बीएड का जो पेपर हुआ था उसमें कि फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर कौन थी? ऑप्शन है एम.एन. कौल, जी.वी. मावलंकर, एम.ए. अयंगर या सरदार हुकुम सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, तो आंसर हो जाएगा जी.वी. मावलंकर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है? काफ़ी कॉमन है। ऑप्शन है हांगुल, बारासिंगा, संगाई या चीतल। तो कश्मीरी हिरण किसको कहा जाता है, हांगुल को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हांगुल। लास्ट क्वेश्चन है, आईएनएस अरिहंत निम्न में से क्या है? पहले थोड़ा आईएनएस अरिहंत देख लेते हैं कि एक पनडुब्बी है हमारी, बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। क्या आईएनएस अरिहंत भारत के अरिहंत वर्ग की परमाणु ऊर्जा वाली एक प्रमुख बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है? ठीक, अरिहंत वर्ग की एक प्रमुख बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसे 26 जुलाई 2009 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 26 जुलाई 2009 को। तो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन ये था हमारा कि आईएनएस अरिहंत निम्न में से क्या है? तो पनडुब्बी, भारतीय नौसेना बेस, युद्धपोत या विमान वाहक पोत। तो हमने पढ़ा कि बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, पनडुब्बी। ठीक, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। 20 क्वेश्चन कवर किए हैं। एज यूजुअल आप देखिएगा कि आपका स्कोर क्या रहा, कितने क्वेश्चन आप करता है, या जो रहे भी तो उसका आंसर आप देख लीजिएगा, रिविजन साथ में करते चलेगा। तो ये ख़त्म करते हैं आज की हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।